नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। रणनीतिक रिश्तों की मजबूती पर होगा जोर। रक्षा खरीद समझौतों पर लग सकती है मुहर। अमेरिकी कंपनियों को निवेश का न्योता। महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने कर्ज माफी योजना को किया खारिज। 1.5 लाख तक की सीमा को बताया नाकाफी। 9 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 9 सदस्यों की समिति गठित। वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन करेंगे अगुवाई। अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां शामिल। जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से ही लागू हो जीएसटी। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, लागू नहीं होने से राज्य में बढ़ेगी महंगाई। देश भर में ईद की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी मुबारकबाद। केंद्रीय गृह मंत्री की घाटी में अमन की अपील। तो आइए देखते हैं पहली खबर। महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी योजना को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है। वो कर्ज माफी के लिए 1.5 लाख रुपए की सीमा से नाराज हैं। उनकी मांग है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। किसान नेताओं ने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। इधर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के कर्ज माफी योजना के विरोध में कई किसान संगठन उतर आए हैं। उनका कहना है कि कर्ज माफी के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सीमा रहने से किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। किसान संगठनों ने 9 जुलाई से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। सरकारने जर कोणत्याही प्रकारचं सकारात्मक पाऊल उचललं नाही तर 26 जुलैला यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा सर्व संघटनांना एकजूट करून एक अभूतपूर्व अत्यंत लढाऊ निर्णायक अशा स्वरूपाच्या शेतकरी आंदोलनाला सुकाणू समिती पुन्हा सुरुवात करेल। किसान संगठनों का दावा है कि सूबे में लाखों किसान 1.5 लाख रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबे हैं, जो करीब 80,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में महज 34,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी नाकाफी है। मुख्यमंत्र्यांनी जे जाहीर केलं 11 जूनला ज्या वेळेला मंत्री गटाबरोबर आम्ही बसलो होतो सगळी समन्वय समिती, आणि त्यावेळेला मंत्री गटाने जे स्पष्टपणे सांगितलं होतं की आम्ही सरसकट कर्जमाफी करणार आहोत। नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 25% की राहत की सीमा से भी किसान संगठन नाराज हैं। किसान संगठनों ने सरकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने इसका दायरा और बढ़ाने की मांग की है। शिवसेना ने जो शुरू से ही कहा है कि 2 लाख तक ये बढ़ाना चाहिए इसकी लिमिट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान हैं कि जिनको इसका लाभ नहीं हो रहा है। किसानों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि जिस तरह की घोषणा की गई है उनकी समस्याएं इससे हल नहीं होती, और यहाँ तक के विरोधी पक्ष के अलावा किसानों के अंदर भी बेचैनी है, और साथ ही साथ उनके अपने साथी शिवसेना ने भी नाराजगी का इजहार किया है। इधर देश के कई राज्यों में किसानों की खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ और छतरपुर में 2 किसानों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राज्य में किसान आंदोलन के बाद से अब तक 25 किसान कर्ज के चलते जान दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में किसान चंद्रहास साहू ने कर्ज के चलते जान दे दी। उधर पंजाब के बरनाला जिले में एक किसान ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और किसानों के मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ खास मेहमान स्वराज अभियान से जुड़े हुए हैं नेता अनुपम हैं। अनुपम, स्वागत है आपका। जिस तरीके से किसान कर्ज माफी की मांग हुई, महाराष्ट्र में सरकार ने हालांकि काफ़ी मुश्किल के बाद आपकी मांग को मानते हुए कर्ज माफी का ऐलान किया एक लिमिट के साथ। लेकिन अचानक अब किसान संगठन कह रहे हैं कि वो जो लिमिट तय की गई है वो लिमिट सही नहीं है, पूरा का पूरा कर्ज माफ किया जाए। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो जो समस्या है देश में, जो कृषि संकट है, उसको सही तरीके से और उसके सही व्यापक जिस रूप में है वो उसको समझने की आवश्यकता है।
आज स्थिति जो बनी पड़ी है, जो जितनी विकराल रूप ले चुकी है, और ख़ास करके महाराष्ट्र की आपने रिपोर्ट अभी दिखाई है, महाराष्ट्र में जो हमारी मांग भी रही है, हर साल लगातार किसानों की खुदकुशी हर जगह से देश भर में खबरें आ रही हैं। जो NCRB का डेटा रहा है उसके हिसाब से 8007 किसानों ने खुदकुशी की 2015-16 में अकेले, और जिसमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से ये खबर आई है। तो ऐसा होता क्यों रहा है? देखिए, होता सिर्फ इसलिए रहा है कि एक तरफ कर्ज माफ़ी की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कर्ज माफ़ी तो सिर्फ वन टाइम, एक बार के लिए तात्कालिक समाधान हो सकता है अभी की समस्याओं का। समाधान जो कृषि संकट का है, जो सही मायने में है, वो है कि इसके कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, संस्थागत कुछ उपाय किए जाएं। उस उपाय में क्या आता है? तो MSP आता है। MSP की बात हम सब करते रहे हैं, हर पार्टी करती रही है, हर सरकार करती रही है। हमें अच्छे से याद है कि जब BJP सत्ता में नहीं थी, सरकार में आने से पहले, तो नरेंद्र मोदी जी जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते थे, वो हर रैली में अपनी हर जगह ये कहते थे कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है कि टेढ़ा दाम दिया जाएगा, जो लागत मूल्य है फसल की उसके ऊपर 50% दिया जाएगा, वो हर बार कहते रहे। लेकिन आने के बाद देखिए, पार्टियां यू टर्न लेती है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है, हर पार्टी लेती है, हर सरकार लेती है। लेकिन इस यू टर्न की खासियत ये थी कि उन्होंने लिख के अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि 50% फसल के लागत मूल्य के ऊपर देंगे, और आते ही 3 महीने के अंदर फिर लिख के एफिडेविट सबमिट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये नहीं दे सकते, मार्केट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये जो ओवरऑल नीति है कृषि को लेकर, और जो असल हम लोगों का कंसर्न रहा है, वो ये है कि देखिए, एक अनरिटन सी पॉलिसी रही है, और उसमें सिर्फ BJP दोषी नहीं है, हर पार्टी दोषी रही है पिछले कम से कम 4-5 दशकों से, कि खेती बाड़ी फायदेमंद ना बने। लेकिन जो मांग थी, आंदोलन शुरू हुआ, कर्ज माफी एक मुद्दा बना जी। सरकार ने 32,000 करोड़, जो मोटा का आंकड़ा महाराष्ट्र में है, उसके दायरे में रहते हुए, क्योंकि सरकार की लिमिटेशन है, उसने उसको माफ किया। अब जबकि संगठन ये कह रहे हैं कि नहीं, हम उस मांग को खारिज करते हैं, यानी कि सरकार ने जो एक कदम बढ़ाया उसको खारिज करते हैं, संगठन और उसको पूर्ण मांग को खारिज नहीं कर रहे। संगठन जो जितने भी किसान संगठन थे, वो जो शुरू से मांग करती रही, एक तो ये कि पूर्ण कर्ज मुक्ति हो। मैं तो कर्ज माफ़ी बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। देश का किसानों के ऊपर कर्ज है, किसानों का देश पर नहीं है। पिछले 4-5 दशकों से जिस तरह से उनको फसल की कीमत मिली है, फसल खरीदी ही नहीं गई है, कीमत तो बाद की बात होती है, खरीदी ही नहीं गई है। तो एक तो पूर्ण कर्ज मुक्ति, वन टाइम कर्ज मुक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही बात है कि हर बार हर साल कर्ज माफ़ी के लिए मांग होना, कर्ज मुक्ति के लिए आंदोलन होना, वो कहीं से भी बहुत अच्छा नहीं है किसी भी समाज के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए। क्योंकि बड़े कर्ज को लेकर जो सरकार के आंकड़े हैं, कितने सही है कितने गलत है सरकार बता सकती है, लेकिन सरकार कहती है कि अगर 1.5 लाख तक का जो आंकड़ा है, करीब 87% किसान हैं जो कि इस दायरे में आ जाते हैं, और 1.5 लाख से ज़्यादा जिन लोगों ने कर्ज लिया है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी गतिविधियाँ किसान की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो एक दायरा लिखा गया या फिर जो दायरा लाया गया वो उस सीमा तक था। देखिए, महाराष्ट्र की ही बात अगर हम करें, एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। तूर दाल का एग्जाम्पल लेते हुए 4,625 रुपये तूर दाल का MSP तय किया हुआ था सरकार ने। पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसको बढ़ा के 50-50 किया गया, 5,050 रुपये एनुअल उसका MSP तय किया गया। 4.4 लाख टन उत्पादन जो पिछले साल हुआ था, वो बढ़ के 20 लाख टन हो गया। अब सरकार को इसमें भी टेंशन हो जाता है कि तूर दाल का उत्पादन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। हुआ ये कि किसानों को वो तूर दाल जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 रुपये पे तय हुआ था, वो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक में बेचना पड़ा। असल चिंता तब आती है जब यही सरकार उसी साल लगभग 27 लाख टन आयात करती है विदेशों से, और वो भी 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक के दर पे। तो एक तरफ तो उस फसल की लागत मूल्य जो लगभग CACP के C2 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के करीब है, और उसको आप 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक किसानों को मजबूर कर रहे हैं बेचने के लिए। और बहाने ऐसे ऐसे, आप वो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे उनकी, बहाने ऐसे ऐसे कि गनी बैग्स नहीं है हमारे पास, इसलिए हम नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए नहीं खरीद हो पा रही। और फिर आप 27 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपने देश के किसानों को तो देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। क्या करेंगे? लेकिन ऑस्ट्रेलिया से, मोजाम्बिक से संगठन फिर अब करेंगे क्या? महाराष्ट्र में सरकार की जो कदम उसको आपने नकार दिया, आप कह रहे हैं हम इसे स्वीकार नहीं है। देखिए, और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है,
ये देश भर में ये स्थिति है। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मीडिया में चर्चा हो रही है, राज्यसभा टीवी अक्सर करता रहा है, लेकिन ओवरऑल मीडिया में इस पे किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो, इसके लिए भी स्पेस बहुत कम दिखा है हमें हमेशा। वो तो मध्य प्रदेश में वो घटना घट गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, जो उसके बाद इतनी बातें होने लगी है। अब ये है कि हमने तय ये किया है कि सबसे पहला काम है कि जो कई किसान संगठन है, जो किसान नेतृत्व है और जो किसान है, उन सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। एक दुर्भाग्य ये रहा है कि किसान की तरह बिहेव नहीं करता। जब राजनीति की बात आती है, किसान जातियों में पार्टियों में बढ़ जाता है। तो पहली कोशिश ये है कि किसान अपने आप को किसान मानते हुए उस तरह से बर्ताव भी करना शुरू करे, किसान एकजुट हो। हमने एक फोरम बनाने की कोशिश की है, जिसमें अभी फिलहाल 200 से ज़्यादा किसान संगठन एकजुट हुए हैं। कहूं कि ये लड़ाई चलती रहेगी, आप कह रहे हैं कि एमएसपी जो मसला ये है बहुत बड़ा रूप लेगा। और ये सरकार जो कि कई मुद्दों पे एजेंडा सेट करती रही है, बांट के, राष्ट्रवाद के नाम पे, तरह तरह के मुद्दों के नाम पे, और फिर बाकी पार्टियां, क्योंकि ओपोजिशन डिस्क्रेडिटेड है पूरी तरह से, तो इनको कहीं भी स्पेस नहीं कर पाई। किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जहां पे इस सरकार की नीयत राइट फ्रॉम डे वन, पहले दिन से बहुत स्पष्ट रही है कि ये किसानों के हित में तो कुछ नहीं करने वाले। तो ये उबाल अभी और करेगा। और 6 जुलाई को हम मंदसौर जा रहे हैं, 1 महीना पूरे होने पर घटना के वहाँ से एक पद यात्रा है जो दिल्ली पहुँच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं जिस हक के लिए, वो आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने का। धन्यवाद। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आज हम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के एक कोया आदिवासी गांव में हैं। कोया आदिवासियों का अपना जीने का एक खास अंदाज है, उनकी अपनी भाषा बोली है, उनके अपने रीति रिवाज हैं। लेकिन उनके जीने का मुख्य सहारा मजदूरी है। अमेरिका यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात भारतीय समय के मुताबिक 1:20 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात के 2:30 बजे के करीब दोनों नेता मीडिया को संबोधित करेंगे। इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। इससे पहले ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माल्कम टर्बुनल से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इन सभी मुलाकातों में उन्होंने विवाद को जन्म दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के पहले उन्होंने काफ़ी सकारात्मक संकेत दिए हैं। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेरने और लगाम लगाने के साथ अमेरिका से रक्षा सौदों में दोनों देशों के हितों को अहम माना जा रहा है। एक आकलन के मुताबिक सिर्फ ड्रोन की खरीद पर भारत $2 अरब लगाने को तैयार है। दुनिया में भारत की रणनीतिक लिहाज से महत्व को समझते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आवास व्हाइट हाउस में आज रात डिनर के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले उन्होंने किसी भी अन्य विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अपने आवास पर आमंत्रित नहीं किया है। और इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री ने प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने बताया कि कारोबार को आसान बनाने के लिए 7,000 से अधिक फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में एप्पल और गूगल समेत कई बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने जीएसटी को गेम चेंजर बताया और अमेरिकी कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री की बैठक ऐसे वक्त हुई है जब भारतीय उद्योग जगत अमेरिका में H-1B वीजा प्रतिबंधों को लेकर परेशान है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि जीएसटी लागू होने के बाद विदेशी निवेशकों की राह आसान होगी। I believe that GST is a game-changing reform. It is not just a tax reform, it's absolutely a new way of doing business, which will remove a lot of barriers which exist in the country and will eventually help in bringing down the prices of essential commodities. गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने बैठक के बाद भारत में कारोबार को लेकर आशा जताई। I think it was a discussion across many industries and I think the Prime Minister was looking for
insights into how India can attract more foreign investment, and I think there were many good ideas discussed. But I think everyone is excited to invest more in India, and I'm excited at what we all can do together. Very warm welcome. प्रधानमंत्री ने वर्जीनिया में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे 80,000 से अधिक भारतीयों को सकुशल भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक पर किसी देश ने सवाल नहीं उठाया। जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 9 सदस्यों वाला एक नया पैनल गठित किया है, जिसकी अगुवाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन करेंगे। पीटीआई के मुताबिक समिति में शिक्षा के क्षेत्र के कई एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं, जिनमें पूर्व IAS अधिकारी KJ अल्फांसो कनामनाथन भी शामिल हैं। इस अधिकारी ने केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों को पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। कुछ साल पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति पर एक समिति बनाई थी। इस नीति में इस समिति के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। 1 जुलाई से जम्मू कश्मीर में GST लागू करने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखी है, जिसमें वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका बुरा असर पड़ेगा, सामान की कीमत में इजाफा होगा और उद्योगों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक 1 जुलाई से राज्य में GST लागू नहीं होने पर उसे IGST का फायदा नहीं मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने GST विधेयक को मंजूरी दे दी है। GST में कपड़ों पर 5% कर लगाने के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने मंगलवार को 72 घंटे के भारत बंद का ऐलान किया है। व्यापारियों की मांग है कि सरकार कपड़ा व्यापार पर लगाए जाने वाले कर को वापस ले और तैयारी के लिए उन्हें कुछ और समय दे। 1 जुलाई से GST लागू होने को लेकर देश भर के व्यापारी असमंजस में हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में 50 सालों से कपड़ों की दुकान चलाने वाले गुरदीप सिंह भी उनमें से एक हैं। उनका कहना है कि वे दुकान का हिसाब किताब हाथ से करते आए हैं, लेकिन अब GST के नियमों ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। वो जो फॉर्मेलिटी सबसे बड़ी वो तो उन्होंने लिख के दे रखा है कि ये जमा कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये हम लोग जो है पुराने आदमी हैं, इसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं कर पाते हैं, तो कंप्यूटर या मोबाइल कहाँ से चलाएं। मैं 25,000 महीना कमाता हूँ, वो 30,000 का एक आदमी रखूंगा यहाँ पर उसको सर्कुलेट करने के लिए, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा उसको। ऐसी ही आशंका चांदनी चौक के कई और व्यापारियों की है। उनका कहना है कि कपड़ों पर 5% टैक्स से उनके व्यापार में काफी गिरावट आएगी। दुकानदारों की दलील है कि सरकार ने उन्हें तैयारी के लिए बहुत कम समय दिया है। इट्स बीन ओनली 15 डेज जब ये रूल पास हुआ है और हमारे पास 15 डेज का टाइम काफ़ी नहीं है, क्योंकि मोर देन 25 करोड़ पीपल जो हैं वो इस ट्रेड के अंदर जुड़े हुए हैं। इतने सारे लोगों को इतना सारा काम करने के लिए इतना कम टाइम नहीं है, काफ़ी नहीं है। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्चेंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण सिंघानिया का कहना है कि GST लागू होने से छोटे कपड़ा व्यापारियों का धंधा ठप हो सकता है। ये व्यापारियों के हाथ से निकल के बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के पास चला जाएगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट की इच्छा भी यही है कि हम निकल जाएं इसमें से। इसके विरोध में दिल्ली के भी कपड़ा व्यापारी मंगलवार से 72 घंटे के बंद का ऐलान कर चुके हैं। वे अपनी दुकानें और कारोबार बंद रखेंगे। GST में सूती कपड़ों, धागों और फैब्रिक पर 5% कर लगाया गया है। वही सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक धागे पर 18% की दर से कर लगाया गया है। GST लागू होने में अब कुछ दिन बाकी हैं। सरकार का कहना था कि ये फैसला आम सहमति के साथ किया गया, लेकिन व्यापारी वर्ग है जो इससे खुश नहीं और इसीलिए उसका विरोध जारी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और बात दार्जिलिंग की, जहां पर बेमियादी बंद के चलते इस बार ईद फीकी नजर आई। ज़रूरी सामान के अभाव का असर ईद की तैयारियों पर भी देखने को मिला।
बंद के 12वें दिन दार्जिलिंग में जगह जगह प्रदर्शन हुए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दावा किया कि आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। बेचन खान ईद के लिए सज रहे हैं, लेकिन इस बार न तो नए कपड़े मिले और न ही और जरूरी सामान। पूरे परिवार ने पुराने कपड़ों को ही इस्त्री करके ईद की खुशियां मनाई। ये जो पुराना कपड़ा है धोकर हम लोग पहन रहे हैं, नमाज तो पढ़ना है, उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ईद मनाने के लिए मुसलमानों को 12 घंटे की खास ढील दी। हर साल की तरह इस बार रौनक तो नहीं रही, लेकिन अलग के लिए हो रहे आंदोलन को लोग किसी भी रौनक से ज्यादा मान रहे हैं। हम लोग अंदर से बहुत खुश है। हम लोग ईद मना रहे, खुशी से मना रहे। हाँ, हम लोग कोई किस्म का तकलीफ नहीं है। हम लोग का विमल गुरुंग जी हम लोग को छूट दिए हैं। दार्जिलिंग में रोजमर्रा के सामानों का संकट पैदा हो गया है। लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन न वो सब्जियां खरीद पा रहे हैं और न ही राशन। ऐसे में कुछ संगठन दार्जिलिंग में मुफ्त सब्जियां बांटने के काम में जुटे हुए हैं। हम लोग जो है कि यहाँ पर जनता के लिए बहुत असुविधा हो रहा है बोलकर हम लोग अपना संगठन का थ्रू से सामान खरीद कर और यहाँ पर बांटने के लिए लाया हुआ है। शहर में सोमवार को भी जगह जगह प्रदर्शन देखे गए। कलाकारों और भूतपूर्व सैनिकों के संगठन भी अब सड़क पर उतर आए हैं। और ये जो गोरखालैंड जो है हम जो मांग रहे हैं, ये एक संवैधानिक मांग है ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। और बंगाल सरकार हमें क्या टेररिस्ट कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बंगाल सरकार और केंद्र सरकार चुप बैठे हैं, तो हम लोग गोरखालैंड के लिए और इसको इंटेंसिफाई, आंदोलन को इंटेंसिफाई करना चाहते हैं। और हम लोग अभी आमरण अनशन और आत्मदाह के लिए हमारा कार्यक्रम अभी आगे रहेगा। शहर में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है और कुछ इलाकों में केबल टीवी पर प्रतिबंध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कर्नाटक विधानसभा के 2 पत्रकारों को सजा सुनाने और जुर्माने पर कड़ी असहमति जताई है। एडिटर गिल्ड का कहना है कि ये संविधान में दिए अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। साथ ही ये विधानसभा को मिले विशेषाधिकार का दुरुपयोग भी है। एडिटर गिल्ड ने विधानसभा से पारित प्रस्ताव को वापस लेने की अपील की है। कर्नाटक विधानसभा ने विधायकों के खिलाफ अपमानजनक आलेख लिखने के मामले में कन्नड़ पत्रिका के 2 पत्रकारों पर कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें 1 साल की सजा के अलावा दोनों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जम्मू कश्मीर में आज हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घाटी के लोगों को ईद की बधाई दी। श्रीनगर समेत घाटी के दूसरे इलाकों में सोमवार को खास नमाज के साथ ईद मनाई गई। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी और अमन की दुआ की। ये महीना और ये दिन पूरे जम्मू कश्मीर में अमन सलामती लाए। ये जो कत्ल गारत का सिलसिला है ये रुके और वो खुशियाँ वापस लौटें जिसके हम हकदार हैं। बाबरकत महीने की जो दुआएं की पूरी उम्मत मुस्लिमा ने कि वो पूरी उम्मत के लिए कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए हिदायत का जरिया बनाए, आखिरत में नजात का जरिया बनाए और पूरी इस वादी के लिए अमन चैन सुकून का जरिया बनाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घाटी के लोगों को ईद की बधाई दी। कश्मीर के हमारे मौजूद बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, तहे दिल में आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अच्छाइयों और इंसानियत का यह त्यौहार कश्मीर में अमन चैन, मेल जोल एवं खुशहाली का माहौल बढ़ाने में मददगार साबित होगा और वादी में नया सवेरा रोशन करेगा। हालांकि सोपोर, अनंतनाग, राजपुरा, शोपियां और श्रीनगर के कुछ इलाकों से झड़प की खबरें भी आईं। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए अलगाववादी नेताओं को नजरबंद करके रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में आज ईद का त्यौहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से ईद की विशेष नमाज अदा की गई और अमन के लिए दुआएं मांगी गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। देश भर में सोमवार को ईद का त्यौहार मनाया गया। दिल्ली, भोपाल और मुंबई में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी।
माह रमज़ान मुबारक के बाद जो है ईद है, माशाल्लाह अभी ईद की खुशियां हैं और सबसे ज़्यादा खुशी तो बच्चों के लिए है ईद की। ईद की रौनक देश के कई शहरों में देखने को मिली। इसके बाद ईद मिलन और दावतों का सिलसिला चल रहा है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर में जवानों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। और बीएसएफ की तरफ से पूरे बांग्लादेश के भाई और बहनों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस खुशी के अवसर पर हम दोनों देशों की तरफ से बीजीबी और बीएसएफ की तरफ से स्वीट एक्सचेंज किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ईद की बधाई दी है। कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने लोगों को ईद की बधाई दी है। ईद की जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया में अमन और शांति हो। जो आपसी भाईचारा और प्रेम है वो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है और यह ताकत बनी रहे, यही आज के दिन हमारी प्रार्थना है। ईद को लेकर बाजारों में भी रौनक है। ईद के लिए खास तौर पर बनने वाली सेवइयां की महक चारों तरफ बिखरी पड़ी है। वहीं लोग एक दूसरे को ईदी भी दे रहे हैं। हर भाई भाई के पास जाएंगे, घर घर सेवइयां पियेंगे और सभी को दुआ और मखरी मानेंगे। 30 दिन तक रोजा रखने और इबादत के बाद ईद के त्योहार पर लोग खुशियों से भर जाते हैं। रमजान महीने के खत्म होने पर यह त्योहार देश समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी की पहली फीचर फिल्म राग देश का टीजर रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म लाल किले में चले आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की कहानी है। फिल्म के प्रोड्यूसर राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल हैं। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक हिमांशु धूलिया ने किया है। टीजर आप राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ट्विटर और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। फिल्म का ट्रेलर 29 जून को संसद भवन से रिलीज होगा, जबकि फिल्म 28 जुलाई को देश भर के 800 से ज़्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।